Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I will discuss a topic from class second year, second chapter, which is Kirchhoff's laws. Before going into detail of Kirchhoff's laws, first of all, I will discuss why we use Kirchhoff's laws instead of Ohm's law. तो हेडिंग जो है वो मैंने यहाँ पे क्या देनी है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉज या किरचॉफ लॉ, ठीक है। इस लॉज को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सर्किट के बारे में थोड़ा बताता हूं। आप सबको पता है कि सर्किट्स जो है वो हमारे पास कितने किस्म के हैं, दो किस्म के हैं। एक है आपके पास सिंपल सर्किट, ठीक है, और एक है आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये आपके पास दो सर्किट्स है। पहले सर्किट, तो आप सबको पता है कि सर्किट क्या चीज होती है। सर्किट हमारे पास वो पाथ होती है जिससे करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ये हमारे पास बेसिकली पाथ है, पाथ थ्रू विच करंट फ्लो, वो रास्ता जिसके जरिए करंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सर्किट कौन सा सर्किट होता है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि इसमें सिंगल लूप होता है। क्या होता है, सिंगल लूप। और आपके पास सिंगल ब्रांच होता है। इस सर्किट का सिंगल ब्रांच भी होता है। और ये जो सर्किट है इसमें आपके पास वन ईएमएफ सोर्स, और इस सर्किट के लिए आप कौन से लॉ इस्तेमाल करते हो, ओहम्स लॉ, ठीक है। देखो आपके पास एक सर्किट है, ये मैं आपके सामने ड्रा करता हूं। इसमें ये आपके पास रेजिस्टर है और यहां पर आपके पास क्या लगा है, एक वोल्टेज सोर्स है या ईएमएफ सोर्स है E1, ये आपके पास R1 है। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है कि जिसमें ईएमएफ का जो सोर्स है वो सिंगल हो और उसमें जो डिवाइसेस कनेक्ट हो, ये जो रेजिस्टर है वो भी जो है वो एक ही पाथ में हो या पैरेलल में हो या किस में हो, सीरीज में हो। और ये जो ब्रांच है सिंगल ब्रांच, इसका मतलब क्या है कि इसमें या तो आप पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर सकते हो या किस में कर सकते हो, सीरीज में, और वन ईएमएफ आपके पास सोर्स होना चाहिए। तो फिर तो आप कौन से लॉ को इस्तेमाल कर सकते हो, ओहम्स लॉ को इस्तेमाल कर सकते हो। ओहम लॉ आप सबको पता है कि इसने हमें रिलेशनशिप बताई थी वोल्टेज और करंट के बीच में। अगर आपका जो सर्किट है वो सिंपल सर्किट है तो फिर आप कौन से लॉ को इस्तेमाल करोगे, ओहम्स लॉ को। लेकिन अगर आपका सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि इसमें अभी सिंगल लूप नहीं है, मोर देन वन लूप, मोर देन वन लूप। आपका जो लूप है वो एक से ज्यादा है और आपके जो ब्रांचेस है अभी एक ब्रांच नहीं है, मोर देन वन ब्रांचेस, ठीक है। और आपका जो ईएमएफ सोर्स है वो क्या है, वो भी एक से ज्यादा है, मोर देन वन ईएमएफ सोर्सेस। तो अब आप इसके लिए ओहम लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, किसको इस्तेमाल करोगे, किरचॉफ लॉस। तो इधर मैं लिखूंगा कि यहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे, किरचॉफ लॉस, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो किरचॉफ लॉस का आपको पता चला कि जब आपके पास कोई ऐसा सर्किट हो जो कॉम्प्लेक्स हो, क्या हो, कॉम्प्लेक्स मींस उसमें जो ईएमएफ के सोर्सेज हो वो एक से ज्यादा हो। लेट्स सपोज मैं इधर ड्रा कर लेता हूं, ऐसा आपके पास सर्किट हो,
ये आपका E1 हो गया, ये आपका E2, ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3। देखो अब यहाँ पे लूप जो है वो कितने हैं, 2 लूप्स है। एक है आपका लूप नंबर फर्स्ट और एक है आपका लूप नंबर ऑफ सेकेंड। 2 EMF सोर्सेज है और 3 आपके पास क्या लगे हैं, रेजिस्टर्स। और यहाँ पे जो पाथ है, ब्रांचेस है, देखो इस साइड से भी करंट आ रहा है और इससे भी करंट आ रहा है। अब अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हो, इसमें करंट और वोल्टेज फाइंड करना चाहते हो, तो ओहम लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आप कौन से लॉ को जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किरचॉफ लॉज को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हम किरचॉफ लॉज जो है उसको पढ़ लेते हैं। तो किरचॉफ लॉज जो है वो बेसिकली कितने हैं, 2 है। ठीक है, कितने लॉज है, 2। एक को हम कहते हैं KCL, KCL, और एक को हम कहते हैं KVL। ठीक है, एक आपके पास हो गया KCL और एक आपके पास हो गया KVL। तो KCL जो है वो अब कौन सी लॉज है, KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। और KVL जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम पहले किरचॉफ करंट लॉ को पढ़ लेते हैं। किरचॉफ करंट लॉ को हम और नाम भी कहते हैं, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल या नूडल रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट नाम है। तो पहले जंक्शन को आप लोग समझ लो। जंक्शन जो है वो किस चीज को कहते हैं, द पॉइंट ऑन विच करंट मीट। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर करंट क्या करती है, मीट करती है। अब किरचॉफ लॉ जो है वो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है कि द algebraic sum of all currents meeting at a junction is equal to 0. The algebraic sum of all current meeting at a junction is equal to 0. देखो, sum of all currents meeting at a junction will be equal to के 0. अब इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, तो आप लोगों को इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगी। ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसको हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और इस जंक्शन पॉइंट को यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो, ये जो 2 लाइंस मैंने ड्रा किए हैं, रेड लाइंस, इसके जरिए यहां पर करंट क्या कर रहा है, एंटर हो रहा है। देखो ये जो 2 लाइंस है इसके लिए करंट एंटर हो रहा है, I1 I2। और ये कौन सा पॉइंट है, जंक्शन, ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अभी ये जो सर्किट है इससे 3 रास्तों से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, या 4 से आप कर सकते हो। ये 4 रास्ते जो है इसके जरिए करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। एंटरिंग का साइन जो है वो हम इस पॉइंट की जानिब जो है वो करेंगे, और लीविंग का साइन जो है वो हम इस तरह करेंगे। देखो ये हो गया आपका I3 I4 I5 I6। ये आपका कौन सा करंट है, एंटरिंग, और ये कौन सा है,
लीविंग। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ कन्वेंशंस यूज करते हैं। कन्वेंशंस, वो कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस ये है, नंबर 1, entering current will be taken positive। जो करंट यहां पे एंटर हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। कैसे? देखो यहां पे मेरे पास कितने करंट एंटर हो रहे हैं? 2। एक है आपका I1 और दूसरा है आपका I2। दोनों को मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। इसके बाद जो दूसरा कन्वेंशन है वो है कि लीविंग करंट विल बी टेकन इज नेगेटिव। जो करंट लीव हो रहा है उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। लीव कौन है? आपके पास है I3 -I3 -I4 -I5 -I6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। ये जो I1 I2 है ये तो आपके सर्किट जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है इसके अंदर आ रहा है, और ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये बाहर जा रहा है। लेट्स सपोज I1 जो है वो मेरे पास है 30 एम्पियर, I2 जो है वो मेरे पास 10 एम्पियर है। तो यहां पे ये करंट कितना हो गया? ये बेसिकली हो गया आपके पास 40 एम्पियर। अब यहां से जो लीव कर रहा है, अगर मैं उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये 10 एम्पियर, ये भी 10 एम्पियर, और ये भी 10 एम्पियर, और ये भी 10 एम्पियर, ये भी कितना बन गया? 40। तो ये आपस में क्या हो गए? जो है कैंसल। तो आपके पास अलजेब्रिक सम जो है वो किस चीज के बराबर है? आपके पास 0 के बराबर है। तो ये ला हमें बेसिकली ये कहती है कि जो आपकी करंट एक जंक्शन में एंटर करती है, उतनी करंट जब उस जंक्शन से लीव करती है तो इस जंक्शन के ऊपर अलजेब्रिक करंट, अलजेब्रिक सम जो है वो करंट का क्या होगा? 0 होगा। नेट करंट यहां पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे एक दो पॉइंट्स आप लोग और भी नोट कर लो। स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर इस तरह करते हैं कि ये जो साइड है जंक्शन की, ये वाला जो लेफ्ट साइड है और ये वाला जो राइट है, स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो साइंस को नहीं देखते हैं, बल्कि ये वाला जो है वो ऐड करते हैं और ये उनसे क्या कर लेते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये चीज थोड़ी गलत है। गलत किस तरह है? देखो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। अगर इस तरह की सिचुएशन है, देखो ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें ये जो है ये करंट, इसका साइन इस साइड पे और इसका साइन जो है वो भी किस साइड पर है? इस साइड पर है। और इसका जो है ये आउटसाइड पर है और इसका भी क्या है? आउटसाइड पर है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है? देखो जिसका साइन टुवर्ड्स द जंक्शन है I1, उसको आप क्या लिखोगे? पॉजिटिव। इसका भी इस साइड पर है I3, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये लीव कर रहा है I4, ये भी नेगेटिव होगा, और I2 जो है ये भी क्या होगा? नेगेटिव। जिनके साइन टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहे हैं उसको आप पॉजिटिव लोगे, और जिनके आउटसाइड जा रहे हैं उनको क्या लोगे? नेगेटिव। इस तरह नहीं होगा कि इस वाले आप पॉजिटिव लोगे और इस साइड वाले क्या लोगे? नेगेटिव। अब आपको इसके ऊपर जो है वो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के एमसीक्यू? लेट सपोज आपके पास ये एक जंक्शन है, ठीक है, आपके पास ये जो साइड है
इससे करंट जो है वो एंटर कर रहा है I1, ठीक है। I1 40 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, और ये जो साइड है इससे करंट एंटर कर रहा है I2 20 एम्पियर, और ये जो दोनों साइड्स है इससे करंट लीव कर रहा है I3 लेट सपोज 30 एम्पियर। और आपको ये कहेंगे कि अब आप मुझे बताओ कि ये जो I4 है इसमें करंट जो है वो कैसे होगा, इस लॉ को जब आप अप्लाई करोगे I4, पहले आपने उसको बताना है कि दो जो है जो एंटर कर रहे हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि 30 है, एक जगह पे अगर ये लीव कर लेते तो फिर तो ये सीधा इनका सम बन जाता 60 एम्पियर, तो इनसे यहाँ पे लीव कर लेते। लेकिन अब जो है ये वाला जो है इसका तो मुझे एडवांस में पता चल गया कि यहाँ से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम 60 है। यहाँ पे अगर 60 निकलता तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे तो 30 निकल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि I1 जो है वो कितना है, मैं इस तरह करूंगा, देखो I1 प्लस I2, ये दोनों को मैंने प्लस कर दिया है क्योंकि एंटर हो रहे हैं। फिर I3 माइनस I3 प्लस I4 क्योंकि इस साइड पर है। अच्छा, I1 प्लस I2 कितना है, एक है 40 और एक है 20, ये जो है ये कितना लीव कर रहा है 30, और ये जो है इसको आपने प्लस I4 करना है। देखो इनसे क्या बनता है 60 और इनसे क्या बनता है 30 प्लस I4, इसको यहां पे लेके आओ 60 माइनस 30 इज इक्वल टू के I4, इनसे बनेगा I4 इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 30 एम्पेयर का करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी किरचॉफ करंट लॉ के बारे में डिस्कशन थी। अब अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप जो है मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट पे ये जो है ये एक पॉइंट मैं भूल गया, ये किरचॉफ करंट लॉ जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, ओबे करता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।